चलिए आज से 2500 साल पीछे चलते, एक ऐसे समय में जब भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा दौर था जहाँ कई राज्य थे, कुछ बड़े सपने देखने वाले गणराज्य थे और शहर फल फूल रहे थे। आज हम उसी युग में उतर रहे हैं, महाजनपदों के युग में, जो प्राचीन भारत की पहली महान शक्तियां थीं। ये नक्शा समझिए कि ये हमारी टाइम मशीन है। इस पर मौजूद हर नाम, हर सीमा अपने आप में शक्ति, इनोवेशन और संघर्ष की एक कहानी कहती है। हम सब मिलकर उन 16 महान राज्यों की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारत की तकदीर को गढ़ा। तो हमारे इस सफ़र में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस चिंगारी को समझेंगे जिसने ये सब शुरू किया, लोहा और चावल। फिर हम 3 बड़ी कहानियों पर फोकस करेंगे, एक विशाल साम्राज्य का उदय, एक प्राचीन लोकतंत्र का अनोखा प्रयोग और दुश्मनी से दोस्ती की एक हैरान करने वाली कहानी। और आखिर में हम कुछ खास भौगोलिक बातों को समझेंगे और इस दिलचस्प दुनिया के नक्शे को पूरा करेंगे। चलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वापस चलते हैं। उस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्रांति हो रही थी, और ये सिर्फ राजाओं या सेनाओं की क्रांति नहीं थी, ये विचारों की, टेक्नोलॉजी की और समाज की क्रांति थी। यही वो भट्टी थी जिसमें नए और शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये सब बदला कैसे? इसकी वजह थी लोहा। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से खेती के लिए जंगल साफ किए गए। लोहे के हल से चावल की पैदावार इतनी बढ़ी कि पूछो मत। ज्यादा खाना मतलब ज्यादा आबादी। और बस इसी तरह छोटे छोटे परिवार, जिन्हें कुल कहते थे, मिलकर गांव, कबीले और जनजातियां बनाने लगे, जो आखिरकार बड़े बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। महाजनपद का मतलब ही है महान क्षेत्र। और सोचने वाली बात यह है कि इन शक्तियों के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, जैसे बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। मतलब इन ग्रंथों ने अपने आसपास की दुनिया को भी रिकॉर्ड किया। इन सभी उभरते हुए राज्यों में से एक ऐसा था जो बाकियों से बहुत आगे निकल गया। एक ऐसा राज्य जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। तो अब समय है मगध की कहानी सुनने का। नक्शे पर देखिए, मगध ने गंगा घाटी के ठीक बीचों बीच अपनी जगह बनाई थी। इस लोकेशन की वजह से न सिर्फ उन्हें उपजाऊ जमीन मिली, बल्कि बड़े बड़े व्यापार मार्गों और लोहे के भंडारों तक उनकी पहुंच भी हो गई। और इनकी राजधानी, राजगृह, वो तो 5 पहाड़ियों से घिरा एक नेचुरल किला थी। मगध का उदय कुछ असाधारण शासकों की वजह से हुआ। पहले आए बिंबिसार, एक बेहतरीन डिप्लोमैट जिन्होंने गठबंधन बनाकर नींव रखी। फिर उनके बेटे अजातशत्रु, एक योद्धा जिन्होंने आक्रामक रूप से राज्य का विस्तार किया, यहाँ तक कि शक्तिशाली वज्जी गणराज्य को भी जीत लिया। और आखिर में उदयन, एक दूरदर्शी राजा जिन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, एक ऐसा शहर जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बना। लेकिन हर राज्य पर राजाओं का ही शासन नहीं था। गंगा के उत्तर में शासन का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही साहसिक प्रयोग चल रहा था। चलिए अब वज्ज की दुनिया में चलते हैं। गंगा के उत्तर में था वज्जी। ये अपने पड़ोसी राज्यों की तरह राजतंत्र नहीं था, बल्कि एक गणराज्य था। सोचिए, ये कई कुलों का एक संघ था, जहां मुखिया एक सभा में मिलकर फैसले लेते थे। हाँ, ये आज के जमाने की तरह का लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि सब लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी अपने समय के हिसाब से ये कमाल का सिस्टम था। वज्जी के अंदर फैसले खुली सभाओं और बहस के जरिए होते थे। इसकी राजधानी वैशाली बहुत ही चहल पहल वाला शहर था। ये मशहूर आम्रपाली का घर था। और सबसे जरूरी बात, यहीं पर जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जन्म हुआ था। साफ है कि ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति का ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बदलाव का भी केंद्र था। देखिए, शक्ति हमेशा जंग के मैदान में नहीं जीती जाती। कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम दोस्ती का हाथ बढ़ाना होता है। हमारी अगली कहानी 2 कट्टर प्रतिद्वंदी राजाओं की है, और एक ऐसे इलाज की है जिसने सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया। ये प्राचीन कूटनीति का एक शानदार उदाहरण है। अवंती के राजा प्रद्योत मगध के एक बड़े कॉम्पिटिटर थे, लेकिन जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़े तो राजा बिंबिसार ने इसे एक मौके की तरह नहीं देखा। उन्होंने अपने शाही डॉक्टर जीवक को भेजा, एक जासूस के तौर पर नहीं, बल्कि एक हीलर के तौर पर। इस एक कदम से बिंबिसार ने ये साबित कर दिया कि कभी-कभी दया का एक काम
पूरी सेना से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। ये नक्शा सिर्फ सरहदें नहीं दिखाता, ये उन राज्यों को भी दिखाता है जो बाकियों से कुछ अलग थे। चलिए अब कुछ ऐसे भौगोलिक अपवादों पर करीब से नजर डालते हैं जो इस युग को इतना दिलचस्प बनाते हैं। हमारा पहला अपवाद, एक ऐसा राज्य जो वहां तक पहुंचा जहां कोई और नहीं गया था। ये था अश्मक, जो विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में इकलौता महाजनपद था। गोदावरी नदी के किनारे जो आज का तेलंगाना और महाराष्ट्र है, ये दक्षिण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। इसके बाद दो ऐसे राज्य जो भारत और बाकी दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करते थे और जो आज की भारतीय सीमाओं से बाहर थे। ये थे गांधार और कंबोज, एशिया के चौराहे पर बसे हुए, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उनकी लोकेशन ने उन्हें संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट बना दिया, जहां भारतीय, फारसी और बाद में यूनानी विचार मिलते थे और आपस में घुल मिल जाते थे। और गांधार के दिल में थी प्रसिद्ध तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन दुनिया के लिए ज्ञान का एक केंद्र थी। और यहीं पर इतिहास के सबसे तेज दिमागों में से एक ने पढ़ाया था, चाणक्य। राजनीति और रणनीति पर उनकी लिखी बातें, जो सदियों पहले लिखी गई थीं, आज भी पढ़ी जाती हैं। वज्जी गणराज्य याद है? खैर, वे अपने इस लोकतांत्रिक प्रयोग में अकेले नहीं थे। मल्ले ने भी एक गणराज्य बनाया था, हालांकि वो थोड़ा छोटा था। उस दुनिया में जहां हर तरफ राजाओं का राज था, इन दो राज्यों का होना यह साबित करता है कि शासन के दूसरे तरीकों के बारे में भी सोचा जा रहा था। तो हमने बड़ी शक्तियों और अपवादों को देख लिया है। अब चलिए इस पहेली के आखिरी टुकड़ों को भी जगह पर रखते हैं और 16 महाजनपदों का पूरा नक्शा देखते हैं। इस स्लाइड पर बाकी के राज्य हैं जो हमारे नक्शे को पूरा करते हैं, जैसे कि कुरु, जो आज के दिल्ली के पास है, महाभारत का केंद्र था, और शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, कृष्ण की पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इनमें से हर एक नाम के पीछे एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है, इन 16 महान राज्यों में से ठीक आधे यानी 8 आज के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थे। ये बात हमें बताती है कि भारत के इतिहास में इस क्षेत्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति कितनी ज्यादा रही है। तो जब हम इन प्राचीन राज्यों को देखते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं देखते, हम उन विचारों की नींव देखते हैं जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। राजशाही और लोकतंत्र के बीच का संघर्ष, कूटनीति की नाजुक कला और कुछ बनाने की, जीतने की और शासन करने की इंसानी महत्वाकांक्षा। सवाल यह है कि 2500 सालों में हम असल में कितना बदले हैं।